1.5 साल तक हमाता से हलब तक के इस सरसब्ज खित्ते में मुसलमानों का खून बहाता रहा। बेलाखिर फतह हक की हुई। सुल्तान अय्यूबी ने फतह पाई। उसके दुश्मनों ने उसकी इताअत कबूल कर ली, लेकिन सुल्तान अय्यूबी के चेहरे पर मुसर्रत की हल्की सी भी झलक नजर नहीं आती थी। कौम की अस्करी कुव्वत का बेशतर हिस्सा तबाह हो चुका था। इस लिहाज से ये सलीबियों की फतह और मुसलमानों की शिकस्त थी। सलीबी अपने अज़ाइम में कामयाब हो गए थे। सुल्तान अय्यूबी अब कई बरसों तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ पेशकदमी के काबिल नहीं रहा था। सुल्तान अय्यूबी किला एजाज के करीब वसी कब्रिस्तान में अपने इमाम के पास खड़ा था। उस दौर के वाक़े निगारों के मुताबिक उसका चेहरा बुझा बुझा सा था। उसने इमाम से कहा, हर नमाज के बाद दुआ किया करें कि अल्लाह इन्हें बख्श दे जिनकी आंखों पर कुफर की पट्टी बांधकर अपने भाइयों के खिलाफ लड़ाया गया था। सुल्तान घोड़े पर सवार हुआ। उसने कब्रिस्तान पर निगाह डाली। खुदा को इतने ज्यादा खून का हिसाब कौन देगा, ये गुनाह मेरे हिसाब में न लिख दिया जाए। अपने सालारों की तरफ देखकर उसने कहा, हमारी कौम खुदकुशी के रास्ते पर चल पड़ी है। कुफ़ार उम्मत रसूलुल्लाह की कुव्वत और जज्बे से इस कदर खाइफ हैं कि इस कुव्वत को दिलकश हरबों से कमज़ोर कर रहे हैं। इनके पास यही एक ज़रिया रह गया है। हमारे बाज़ भाइयों ने उनके इस ज़रिए को कबूल कर लिया है और तारीख़ में खाना जंगी का बाब खोल दिया है। अगर हमने इस बाब को यहीं बंद ना किया तो मैं मुस्तकबिल को जहाँ तक देख सकता हूँ, मुझे उम्मत रसूलुल्लाह खाना जंगी से खुदकुशी करती नजर आती है। कुफार आज के दौर की तरह माली और जंगी इमदाद दे देकर उम्मत को आपस में लड़ाते रहेंगे। चंद एक अफराद पर जब तख्त व ताज का हसूल उनका जुनून बन जाए तो वो कौम को आलाकार बनाकर कौम को ले डूबते हैं। बादशाही के ये भूखे लोग कौम का खून इस तरह बहाते रहेंगे। ये इतना वसी कब्रिस्तान देखो, कब्रें गिनो तो गिन नहीं सकोगे। हम पीछे जो लाशें दफन करके आए हैं उनका भी शुमार नहीं। मैं इतने खून का हिसाब किससे लूं? खुदा को मैं क्या जवाब दूंगा? खाना जंगी का सिलसिला ख़त्म हो गया है। एक सलार ने कहा, अब आगे की सोचें। हमें अल कुद्स पुकार रहा है। किबला अव्वल हमारी राह देख रहा है और मुझे मिस्र पुकार रहा है। सुल्तान अय्यूबी ने घोड़ा चला दिया और कहने लगा, वहाँ से बड़ी तशवीशनाक खबरें आई हैं। वहाँ मेरा कायम मकाम मेरा भाई है। वो मुझे परेशानी से बचाने के लिए हालात की संगीनी मुझसे छुपा रहा है। अली बिन सफियान और कोतवाल गियास बस भी मुझे तफसील से कोई बात नहीं बता रहे। सिर्फ इतनी खबर भेजते हैं कि दुश्मन की ज़मीन दो तखरीबी सरगर्मियां जारी हैं। इनका सद्देबाब किया जा रहा है। परसों के कासद ने बताया कि काहरा में तकरीबकारी जोर पकड़ती जा रही है। मालूम होता है कि शेख सन्नान को हमने इस सियासत से बेदखल कर दिया, मगर उसका कातल गिरोह काहरा में सरगर्म है। 2 कमानदार ऐसे तरीके से कत्ल हो गए हैं कि इनके जिस्मों पर जख्म और चोट का कोई निशान नहीं। मरने के बाद लाशों की हालत से ये भी पता नहीं चलता कि जहर दिया गया था। ये हशीशीन का खास तरीका है। तो क्या आप फौज को यहीं रहने देंगे या साथ ले जाएंगे? एक सलार ने कहा, इसके मुतल्लिक मैंने अभी फैसला नहीं किया। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, शायद कुछ नफरी ले जाऊं। फौज की ज़रूरत यहाँ ज़्यादा है। सलीबियों ने मिस्र में तखरीबकारी इसलिए तेज़ कर दी है कि मैं फ़लस्तीन की तरफ पेशकदमी करने की बजाय मिस्र चला जाऊं। मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगा। अलबत्ता मेरा मिस्र जाना ज़रूरी है। सुल्तान अय्यूबी के खदशे बेबुनियाद नहीं थे। सलीबियों की जहनीत और अज़ाइम को उससे बढ़कर कोई नहीं समझ सकता था। उस वक्त जब वो कब्रिस्तान से फातिहा पढ़कर अपने जंगी हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा था, शेख सन्नान तरप्योली पहुंच चुका था। आप पढ़ चुके हैं कि हसन बिन सबा के बाद इस फ़िरके के
جس پیر و مرشد نے شہرت حاصل کی وہ شیخ سنان تھا۔ یہ شخص فدائیوں کا سربراہ تھا۔ سلطان ایوبی اور صلیبیوں کی جنگوں کے دوران فدائیوں کا قاتل گروہ شیخ سنان کی زیر قیادت بہت ہی زیادہ سرگرم ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی پر متعدد بار قاتلانہ حملے کیے گئے اور ہر حملے کا انجام یہ ہوا کہ قاتل مارے گئے، جو بچے وہ پکڑے گئے۔ صلیبیوں نے شیخ سنان کو عیسیات نام کا ایک قلعہ دے رکھا تھا، جو سلطان ایوبی نے محاصرے میں لے کر شیخ سنان سے ہتھیار ڈلوائے اور اس سے قلعہ خالی کرا کے اسے بخش دیا۔ اس محاصرے کی تفصیلات بھی آپ سن چکے ہیں۔ شیخ سنان ایک روز ترپیولی پہنچا۔ یہ ترپیولی موجودہ دور کا لبنان ہے۔ اس کے ساتھ اس کے فدائی اور فوجی تھے، کسی کے پاس کوئی ہتھیار